देखिए यूपी में आपको अगर रहना है तो आप पढ़ा लिखा तो भूल जाइए। यूपी को चाहिए ही नहीं पढ़े लिखे, यूपी को चाहिए दबंग, पावरफुल, गाड़ियां, घोड़ा, भौकाल, रील्स बनाने वाले मासूम शर्मा के गाने। आप बीएससी की डिग्री 20-20 हजार रुपए में खरीद रहे हैं, आप बीएड की डिग्री खरीद रहे हैं 20-20 हजार रुपए, आप कागज खरीद रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की जो बुद्धि और आपका जो विवेक है वो जीरो है। और आप चाहते हैं कि 20-25-30 हजार रुपए में आपको नौकरी मिले, आप कहाँ से नौकरी करें? और अगर आप दबंगई की इमेज कर रहे हैं, बाहुबली की इमेज कर रहे हैं, तो हम हैं, क्या बुरा है? अगर आप गरीबों को प्रताड़ित करोगे, उनके साथ मारपीट करोगे, कोई उनकी सुनवाई नहीं करेगा, हम है दबंग। मैं वो बजे पहुंचे हक तरीका पे पहले हूँ अभी हम जिन्ना है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुलश्रेष्ठ और आप मेरे को देख रहे हैं MBTV पर। दरअसल बात हो रही है बंगाल, असम और तमिलनाडु में चुनाव नतीजे आने के बाद पूरे देश की निगाहें अब उत्तर प्रदेश में टिक गई हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना है या फिर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो कुछ विधायकों की छुट्टी करनी पड़ेगी। यानी स्थिति साफ है कि उनके चेहरे बदलने पड़ेंगे। इस समय मेरे साथ मौजूद है रूपाली दीक्षित। आगरा के समाज सेवा में एक बड़ा नाम रूपाली दीक्षित। शायद रूपाली दीक्षित इस नाम को किसी को पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में एक पहचान है। रूपाली दीक्षित से हम बात कर रहे हैं कि देश के अंदर जिस तरीके के हालात बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर, असम के अंदर, बंगाल के अंदर HM का नारा दे के सरकार बनाई हो, मगर इन तीनों स्टेटों में चुनाव नतीजे आने के बाद अब यूपी की क्या स्थिति 2027 में आप देख रही हैं? देखिए, हर स्टेट की, हर राज्य की अपनी खुद की दिक्कतें हैं, अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, अपना नाम है, अपना तरीका है और पॉलिटिक्स भी अलग है। यूपी का कंपैरिजन आप साउथ से नहीं कर सकते, वेस्ट बंगाल का कंपैरिजन आप यूपी से नहीं कर सकते, तमिल का कंपैरिजन आप यूपी से नहीं। यूपी की अपनी पृष्ठभूमि है, अपना तरीका है और अपनी सूझ है, अपनी बूझ है। यहाँ की जो छोटी सी छोटी समस्याएं जैसे शुरुआत ही कर देते हैं। आज के टाइम पे यूपी टॉप बना हुआ है गाय के मीट को लेके, और हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर सरकार बीजेपी की है, हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है मीट का वो उत्तर प्रदेश से हो रहा है। हम गाय की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, ये छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो इस बार यूपी के बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह बनेंगे। जैसे आप इसी बात पे आ जाएं, अगर आप किसानों की सिचुएशन देखें, आज आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा एरिया माना जाता है, व्यवसाय में भी माना जाता है, चाहे आप उसको लेदर के लिए बात करें या आलू के लिए करें। आलू की जो स्थिति है आज, आप ये समझ लीजिए कि किसान पे इतना पैसा नहीं है कि वो अपने भेज का भी पैसा चुका सके। लाइन में खड़े होने के लिए, DAP के लिए वो खड़ा हो रहा है, लेकिन जब उसको वहीं आलू की कीमत चाहिए तो उसके पास नहीं है। आप कहते हैं कि सोना खरीदना बंद कर दीजिए, आप कहते हैं डीजल पेट्रोल खरीदना बंद कर दीजिए, आप कहते हैं कि कुकिंग ऑयल बंद कर दीजिए, किसान कहाँ जाए? तो अब यूपी की जो अपनी समस्या हैं वो अपनी समस्या से सुलझेगा, उसका तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से या किसी भी राज्य के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यूपी अपना चुनाव अपने मुद्दों पे लड़ेगा, अपनी तरीके से लड़ेगा और अपनी जो समस्याएं उसको लेके इस बार बात करेगा। इस बार ये नहीं होगा कि आपने 10,000 रुपये महिलाओं के खातों में डाले और चुनाव को जीतने की कोशिश करी, क्योंकि एक समय, हर चीज़ का एक समय होता है, एक तरीका होता है, और उन सब मुद्दों पर बात करी जाएगी जो कहीं ना कहीं यूपी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपकी अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लें, आपका फैमिली का बैकग्राउंड जो हम देख रहे हैं, बहुत पुरानी राजनीति इस परिवार से होती आई है। आपके फादर अशोक दीक्षित ने बहुत अच्छी राजनीति करी, आगरा और फिरोजाबाद उस समय एक हुआ करता था। अब ये भी कहा जा रहा है कि आप अपना लाखों रुपए का पैकेज छोड़कर आगरा आई जनसेवा करने के लिए। तो क्या सोच थी उस समय, क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको? आप तो वहाँ भी कमा सकती थी पैसा। मैं देखिए बहुत साफ बोलना चाहूँगी, मैं अपना आगरा का जो आगरा में आई, मैंने अपना जो पैकेज छोड़ा, मैंने कोई राजनीति के लिए नहीं छोड़ा। वो मैंने अपने पिता के लिए अपना त्याग दिया। वो त्याग सिर्फ मेरे पिताजी के लिए था। किस्मत ऐसी थी मेरी कि पिताजी के लिए त्याग देते हुए मुझे समाज साथ में मिल गया। बस आप ये समझ लीजिए, एक पैराशूटर लैंगडन थी उसी टाइमिंग पे कि जब मैं पिताजी की पैरोकारी कर रही थी, उनके लीगल पैरोकारी कर रही थी, उनके मुकदमों को देख रही थी, उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि जब मैं व्यवसाय के लिए शमशाबाद जाती थी, कोर्ट पे जाती थी, लोगों के बीच में जैसे एक आध गमी में जाती थी, तब मुझे अंदेशा हुआ कि यहाँ पर जिस फतेहाबाद की बात हो रही है वो अंधेरे में है।
वो जातिवाद में ही फंसा हुआ है। यहाँ अगर किसी से ये पूछ लो कि भाई स्कूल की क्या व्यवस्था है, तो लोग बहुत आसानी से कहते थे बहन जी जैसी चुनाव आएगा वोट के लिए तैयारी हो जाएगी, डेंटिंग पेंटिंग स्कूल की हो जाएगी, बच्चों का कोई नामो निशान नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जब मुझे चुभने लगी तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे पिताजी का पहले से ही धरोहर मिल रही है, बना हुआ फील्ड मिल रहा है, तो क्यों ना इसमें आप आके राजनीति की जाए। तो कभी कहीं आपको इस राजनीति में या ये कहें कि जन सेवा में कभी कोई दिक्कत आई हो कि ये कहा जाता हो कि ये उनकी बेटी रही हैं, फिर से कहीं वो हालात पैदा ना हो? देखिए मैं आपको बहुत साफ साफ बता देती हूँ, जब पिताजी के ऊपर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगता है तो बाहुबली की इमेज का लगता है, दबंगई की इमेज का लगता है। मेरे पिताजी पे 80 मुकदमे, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन कितने उस 80 मुकदमे में पिताजी को सज़ा हुई ये किसी ने पूछा? एक मुकदमे में सज़ा होने के बाद उससे पहले जो 79 मुकदमे हैं उनमें से कितने मुकदमे में उन्हें सज़ा हुई है? सब में वो बाइज्जत बरी हैं। और अगर आप दबंगई की इमेज कर रहे हैं, बाहुबली की इमेज कर रहे हैं, तो हम हैं, क्या बुरा है? अगर आप गरीबों को प्रताड़ित करोगे, उनके साथ मारपीट करोगे, कोई उनकी सुनवाई नहीं करेगा, हम हैं दबंग। मैंने कई केसेस में आपको ऐसा भी देखा है कि रात के 1:30 बजे आप इरादत नगर थाने पहुंची थी, जब आपके कार्यकर्ताओं का शोषण हुआ, उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। एक महिला होने के नाते कभी आपको हिचकिचाहट नहीं होती, कभी डर महसूस नहीं होता कि सामने वाले कहीं आपके समर्थकों के साथ में जो घटना कर रहे हैं आपके साथ में? देखिए यूपी में आपको अगर रहना है तो आप पढ़ा लिखा तो भूल जाइए। यूपी को चाहिए ही नहीं पढ़े लिखे, यूपी को चाहिए दबंग, पावरफुल, गाड़ियाँ, घोड़ा, भौकाल, रील्स बनाने वाले मासूम शर्मा के गाने। इसी मानसिकता को वो नेतागिरी समझते हैं। और मैं जिस मानसिकता से आई थी कि पढ़ा लिखा शिक्षक, उन ज़मीन पे जो हमें नीतियों की ज़रूरत है उनको धरा पे लेने के लिए, तब मुझे समझ में आया कि वो तो बात की बात है, पहले आपको लोगों को संरक्षण देना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि मैं 1:30 बजे अगर किसी थाने में गई थी, तब मैं ना विधायक थी, मैं कुछ नहीं थी। यही अशोक दीक्षित की इमेज थी जिसने मुझे उस थाने पे जाने की हिम्मत दी और अपने लोगों को बचाने की, और मैंने वो FIR भी कराई और मुकदमा भी लिखा गया। तो आप बताइए क्या करूं अपने पढ़े लिखे होने का और क्या करूं अपने बाहुबली होने का। आप किस तरीके की जनसेवा में चॉइस रखती हैं? देखिए मेरा सिर्फ ओनली गोल फॉर फतेहाबाद है पढ़ाई, मुझे सिर्फ शिक्षा से मतलब है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। आप बच्चों से शिकायत करें, आप बड़ों से शिकायत करें, आप सरकार से शिकायत करें, शुरुआत आपको अपने घर से करनी पड़ेगी। आपको नौकरी चाहिए, लेकिन आप नौकरी कैसी चाहते हैं जिसमें आपको 20-25 हज़ार रुपये मिले? कहाँ से मिलेंगे 20-25 हज़ार रुपये जब आपकी बेसिक प्राइवेट जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं है? आप BSc की डिग्री 20-20 हज़ार रुपये में खरीद रहे हैं, आप B.Ed की डिग्री खरीद रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये, आप कागज़ खरीद रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की जो बुद्धि और आपका जो विवेक है वो ज़ीरो है। और आप चाहते हैं कि 20-25-30 हज़ार रुपये में आपको नौकरी मिले, आप कहाँ से नौकरी करेंगे? साफ तौर पे अगर हम बात करें तो आप किस तरीके का फतेहाबाद देखना चाहती हैं? मैं इस तरीके का फतेहाबाद देखना चाहती हूँ जो खुद पे निर्भर हो, किसी विधायक पे निर्भर ना हो, किसी प्रधान पे निर्भर ना हो। अगर उसे आज RTI डालनी है तो वो बिना किसी इस टेंशन के बह के कि मैं RTI डाल रहा हूँ, मेरे प्रधान ने काम नहीं किया है, उसकी शिकायत करने में उसको इस चीज़ का डर ना हो कि कल को अगर मैंने प्रधान के खिलाफ शिकायत करी, अगर मैंने कल विधायक के खिलाफ शिकायत करी तो वही लोग मेरे को परेशान करें। अगर आपने सेल्फ डिपेंडेंस नहीं करी, जैसे आप साउथ में जाइए, साउथ में लोग अपनी खुद की एरिया का खुद डिपेंडेंसी करते हैं। वो किसी भी मेयर पे, किसी भी पार्षद पे, किसी भी प्रधानी पे, किसी भी विधायक पे वो डिपेंडेंट नहीं है। वो सीधे अपना एक प्रपोजल बनाते हैं, देते हैं और पैसा पास होता है। सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होंगे? जब आपकी खुद की सोचने की क्षमता होगी, आपकी शिक्षा सही होगी और आपको सही गलत में फ़र्क करना समझ में आएगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी ये नहीं मालूम कि आप बता पाएंगे, उसका उत्तर दे पाएंगे या नहीं। मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि अभी फ़िलहाल आपकी फर्स्ट चॉइस राजनीतिक पार्टी क्या है? और समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगी। अखिलेश यादव जी ने मेरे को तब भरोसा दिया था 2022 में, जब बीजेपी ने मुझे 2017 में धोखा दिया, 2019 में धोखा दिया, 2020 में धोखा दिया। और वही अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने मुझे 3 मिनट में टिकट दी और इस भरोसे के साथ दी कि मैं उनको धोखा नहीं दूंगी। मेरे परिवार में गद्दारी जैसा, धोखे जैसा कुछ नहीं है। जो मेरे पिता की छवि रही है बिना गद्दारी की और बिना धोखेदारी की, उसी जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगी और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, अगर समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है तो। रूपाली दीक्षित जनसेविका बता रही हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान होंगी। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि वो कैसा फतेहाबाद देखना चाहती हैं। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ।